Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another important video regarding the admissions for the Pakistan Marine Academy 65th intake. तो 65th intake के एडमिशन्स अभी करंटली ओपन है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। पहले इसमें अप्लाई करने की जो आखिरी डेट थी वो 23 जुलाई थी, जो कि अब बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी गई है। और टेस्ट की डेट पहले जो थी वो 9 अगस्त थी, अब टेस्ट की डेट जो है वो बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। तो इंशाल्लाह 23 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट होगा। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 13 अगस्त है। इस दफा 150 सीट्स हैं। यस, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ 150 सीट्स हैं, क्योंकि हम तो 2019 से इसकी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। लास्ट बैच में हमारे 21 स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो ऑफर हुआ था। तो होता ये है पाकिस्तान मेरीन एकेडमी में, क्योंकि वहाँ पर अकोमोडेशन को लेकर कुछ इश्यूज हैं। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स के मुताबिक एक बैच जो होता है हमारा पाकिस्तान मेरीन एकेडमी का, वो साइज में छोटा बैठता है। उसमें ऑलमोस्ट 75 टू 80 स्टूडेंट्स की इनटेक ली जाती है। और जो फिर अगला बैच होता है वो 150 स्टूडेंट्स का होता है। लास्ट जो बैच था उसमें अराउंड 75 प्लस स्टूडेंट्स यानी 80 के अराउंड स्टूडेंट्स जो है वो लिए गए थे। अब ये जो बैच है इसमें 75 सीट जो है वो नॉटिकल डेक की हैं और 75 सीट जो है वो मैरीन इंजीनियरिंग की हैं। क्या डिग्रीज आपको ऑफर की जाती हैं, डिग्रीज के बीच में क्या फर्क है, अप्लाई कैसे करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने अपनी सारी वीडियोस में, बाकी वीडियोस में बताया हुआ है। वो वीडियोस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्ड है, पिन कमेंट में भी टैग्ड है। आप उनको जाकर देख सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि क्या मैं अप्लाई करूं या मैं अप्लाई ना करूं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब से, सिंध से और केपी से है तो आपकी एज जो है ना वो 31 दिसंबर 2026 को 20 साल से कम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, या फिर ए लेवल्स में जो स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा है वो अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमे वाला स्टूडेंट, आईसीएस वाला स्टूडेंट, प्री मेडिकल वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। यस, आईसीएस वाला स्टूडेंट अगर अगले साल केमिस्ट्री में पेपर हो जाता है उसके बाद अप्लाई कर सकता है। सेम गोज प्री मेडिकल वाले को मैथ्स का पेपर जो है वो देना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फिलहाल वो अप्लाई नहीं कर सकता। सेशन स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2027 को इंशाल्लाह आपकी ये इनटेक जो है ना वो स्टार्ट होगी। रिटन टेस्ट के 2 वीक्स के बाद आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आता है। उसके 2 to 3 वीक्स के अंदर एट मैक्सिमम आपने अपना मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। फिर आपकी फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स आती हैं। एंड रिटन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू की उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है। लास्ट ईयर मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो फाइनली वो अपना मेरिट नहीं बना सके। तो मेरिट जो है ना इसके ऊपर बनता है। एक सवाल ये आता है कि जी पहले इसमें सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती थी, इस साल नहीं है। तो सेल्फ फाइनेंस 64th बैच से खत्म कर दिया गया था। यानी जो लास्ट ईयर के एडमिशन आए थे 2025 के, जो बैच 2026 से 28 वाला बैच है उसमें सेल्फ फाइनेंस को जो है ना वो खत्म कर दिया गया था। सेकेंडली सेल्फ फाइनेंस की टोटल 10 सीट्स होती थी और उन पर भी मेरिट बनता है। ऐसा नहीं होता कि सेल्फ फाइनेंस पे कोई भी जो है ना वो चला जाता है। अच्छा, एक सवाल जो है ना बिफोर स्टार्टिंग आज का लेक्चर में एक सवाल आपका बड़ा अहम है जो मैं आपको बताता चलूं कि वो ये है कि बच्चे ये कह रहे थे कि जी केमिस्ट्री नहीं होती इसमें। बस केमिस्ट्री होती है इसमें। 2019 में जब हमने इसकी तैयारी करवाना शुरू की तो पहले सिर्फ इसका इंटरव्यू होता था। उसके बाद 2021 में ये लोग टेस्ट ले आए, फिर 2023 के बाद टेस्ट में केमिस्ट्री भी ले आए। तो यही वजह है कि केमिस्ट्री उनको टेस्ट में होती है। यही तो वजह है कि वो सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अप्लाई करने देते हैं। वरना तो हजारों की तादाद में लोग जो है वो अप्लाई करने सिर्फ इसलिए रह जाते हैं कि उनका ग्रुप जो होता है वो प्री इंजीनियरिंग नहीं होता, उन्होंने आईसीएस या प्री मेडिकल किया हुआ होता है। तो बहरहाल इसमें फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, और 25 एमसीक्यूज में क्वांटिटेटिव मैथ्स के होते हैं। उसके अलावा जो है वो 20 जो है वो इंग्लिश के होते हैं। 10 जो है वो इसके अंदर आईक्यू के होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आईक्यू होता है। और 20 जो होते हैं वो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होते हैं। ये इसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका जो है ना वो पेपर पैटर्न है। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे, फिजिक्स का सेक्शन उनका सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो हम उनका सॉल्व करेंगे। लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट ईयर के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सक्सेसफुल हुए। इनका डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में से वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने 64th बैच को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एस किया। साथ ही में आपको अपने 63rd बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इससे इस पिछले साल से जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो स्टूडेंट्स हमारे सक्सेसफुल हुए, उनका डेटा भी आपके साथ, उनकी प्रोफाइल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। ये सब मेरे अल्लाह ताला का फजल है, मेरे स्टूडेंट्स की मेहनत है, उनके वालिदैन की दुआएं हैं और हमारी उनके साथ कोशिश है कि जिसकी वजह से वो कामयाबी से हमकिनार हुए। अगर आप लोग भी चाहते हैं
कि आप पाकिस्तान मरीन एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट को, रिटन टेस्ट को और उसके इंटरव्यू को प्रिपेयर करें, अच्छे से उसमें कामयाबी हासिल करें और अपना मेरिट बना सकें। तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नया प्रेप सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। जब तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके अलावा आपका इंग्लिश IQ के लिए रिटन टेस्ट की डिटेल्ड प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। रेलेवेंट नोट्स होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जूम के ऊपर 1-to-1 लाइव क्लासेस होती हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल भी होता है। डेली की लाइव क्लास साथ रिकॉर्ड हो रही होती है ताकि स्टूडेंट बाद में भी दोबारा उससे तैयारी कर सकें। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे प्रेप सेशन का। बड़ी नॉमिनल से हमने इसकी फी रखी हुई है, वो बाकी लोग जितने में आपको नोट्स दे रहे हैं उतने में हमारा कंप्लीट सेशन है। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे तो रिजल्ट्स प्रूवन है आपके सामने, अगर आप कामयाबी चाहते हैं अपने पाकिस्तान मरीन एकेडमी के एडमिशन टेस्ट के अंदर, तो आप हमारे प्रेप सेशन में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अब वापस चलते हैं लेक्चर के अगले हिस्से की जाने। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे कन्वर्टिंग 16,630 मीटर इनटू किलोमीटर यील्ड्स। 16,630 मीटर्स को किलोमीटर में लेकर जाना है। देखें, एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर जो मीटर्स होते हैं वो 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब आप 16,630 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 16,630 यानी 16630 मीटर्स हैं। ये पॉइंट यहां से मूव कर कर इधर आ जाएगा। ये पॉइंट यहां से मूव कर कर इधर आ जाएगा। 16.630 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स पॉइंट मूव करेगा। 16.63 किलोमीटर है। तो राइट साइड वाले जीरो की पॉइंट के बाद जो राइट में जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 16.63 किलोमीटर बनता है। एक बात याद रखिएगा, 1 माइल के अंदर 1 माइल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये वैल्यू बनती है 1590 मीटर्स। 1590 मीटर्स बनती है। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स है, 1590 मीटर्स बनती है। ये भी एक बैच के पास पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। द जाउल जे इज द सिस्टम नेशनल डिराइव्ड यूनिट ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन। जाउल किस चीज का यूनिट है? फोर्स का यूनिट है? नहीं भाई, फोर्स का यूनिट तो क्या है? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। पावर का यूनिट तो वॉट है। वॉट है इसका यूनिट। और ये जो वॉट यूनिट है ये जाउल पर सेकंड बनता है। ये जो यूनिट वॉट है ये जाउल पर सेकंड बनता है। तो ये जो यूनिट वॉट है ये जाउल पर सेकंड बनता है। सो वॉट जो होता है अगर उसको आप जाउल्स में लेकर जाते हैं तो ये तो जाउल्स पर सेकंड बनता है। प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल्स है। पास्कल्स है। और ये पास्कल्स किसके इक्वल होता है? पास्कल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। वर्क एंड एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल है और दोनों का यूनिट जो है वो क्या होता है? वो जाउल होता है। तो दोनों का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? जाउल होता है। व्हाट इज द वेलोसिटी v of a wave with a frequency f of 10 hertz and a wavelength lambda of 5 meters? So एक वेव की वेलोसिटी, वेव स्पीड निकालने का आपको कहा गया है, जो कि है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा है। एफ फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो कितनी है? हर्ट्ज में 10 है। लेमडा कितना है? लेमडा की वैल्यू 5 है। 10 इंटू 5 कर लेंगे, 50 मीटर्स पर सेकेंड जो है क्या बन जाएगी? इसकी वेलोसिटी बन जाएगी, इसकी स्पीड बन जाएगी। स्पीड जो है उसकी 50 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज को बता रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज को बताती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दैट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स आ जाएगा। सो न्यूटन पर कूलम जो है वो इसका क्या आ जाएगा? इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ जाएगा। कन्वेंशनल करंट इज हिस्टोरिकली डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम। कन्वेंशनल करंट जो होता है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है कन्वेंशनल करंट जो है। ठीक है। और तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है।
सो इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो बहरहाल यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वेंशनल करंट कौन सा है, तो कन्वेंशनल करंट वो है जो कि विच इज प्रोड्यूस्ड विद द फ्लो ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्जेस। सो पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगी, 0 होती है। देखिए इनसाइड द अर्थ क्या है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग इट कैंसल्स आउट सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस तो क्या होती है, ऑन द सरफेस जो है वो 9.8 है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, 0 है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, 0 है, और पोल्स के ऊपर क्या है, मैक्सिमम है, पोल्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो अर्थ जो है वो थोड़ी सी स्फेरिकल है ना, अर्थ जो है वो थोड़ी सी स्फेरिकल है, इलिप्टिकल या स्फेरिकल जो भी आप इसको कहेंगे, ठीक है। तो सफेयर तो है ये, लेकिन ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं है। जैसे ये तो मैंने तो कंप्लीट सर्कुलर सर्कल बनाया ना, थोड़ी सी इलिप्टिकल है। अगर मैं इसको इलिप्टिकल की फॉर्म में बनाऊं तो ये थोड़ी सी इस तरह से है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, सेंटर ऑफ द अर्थ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सरफेस के ऊपर हम लोग तो 9.8 लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो असल में तो किसके ऊपर होती है, पोल्स के ऊपर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोल्स के ऊपर जो है ना ये मैक्सिमम होती है, पोल्स पे मैक्सिमम है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ था, सेंटर पे ये क्या है, 0 है, सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। द escape velocity of a body thrown from the surface of a planet depends upon, escape velocity क्या है, the minimum amount of velocity required by a body to get out of the attractive field or the gravitational field of a planet, ठीक है। और escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, escape velocity is given by gm by r, gm by r, 2gm by r, बल्कि 2gm by r। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ दैट प्लैनेट है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ है, अगर आर की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करती, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करती, वो तो मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो एम है ना, ये मास ऑफ द प्लैनेट है। अगर आप अर्थ के लिए बात करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो ये मास ऑफ द, हमसे पूछ रहा है कि प्लैनेट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर ये डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही, मास एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। 2g तो कांस्टेंट है, ना डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऑटोशेस ने पेंटागन बना दिया था, तो एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इनवर्ड होती है, ऑलवेज इज ऑलवेज इनवर्ड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इज ऑलवेज इनवर्ड, ठीक है, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसी के इक्वल और ऑपोजिट एक फोर्स होती है, इसकी इक्वल और ऑपोजिट एक रिएक्शनल फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जो इसकी इक्वल फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो जो फोर्स है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, वो आउटवर्ड होती है। तो सेंट्रीपिटल जो है वो इनवर्ड है, और इसी की जो ऑपोजिट फोर्स है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं वो आउटवर्ड है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो आउटवर्ड होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्स। व्हाट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन निकालने का कहा गया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया होता है। अब फोर्स को अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं तो फोर्स क्या बनती है मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे पड़ा हुआ है एरिया ए। सो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर की डायमेंशन लेंथ,
सेकंड की टाइम mlt -2 होगी। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। सो एल स्क्वायर हो जाएगी इसकी डायमेंशन। एल को एल स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे, नीचे एल की पावर 1 रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा ml -1 t-2, ml -1 t-2, ml -1 t-2। सो ml -1 t-2, ऑप्शन ए जो है वो बनता है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट जो है वो बनता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, विद अ राइज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू। जब एक मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज करती हैं तो काइनेटिक एनर्जीज के इंक्रीज करने से उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। तो जब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है। सो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटॉमिक कोलिजन्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने से। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो गया। तो जब रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। तो ये वजह है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटॉमिक कोलिजन्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिस्टम में यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो है वो टेस्ला है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो क्या है, वेबर है। ठीक है, तो ये तो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ये यूनिट है, टेस्ला यूनिट है। और एक रिसेंट एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है। तो 1 टेस्ला जो है, वन निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम का यूनिट रखा होगा। तो 1 टेस्ला जो है दैट इज इक्वल टू, 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर है। हेनरी जो यूनिट है ये इंडक्टेंस का यूनिट है, ये इंडक्टेंस का यूनिट है, ये इंडक्टेंस का यूनिट है। और गॉस जो यूनिट है ये तो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। हमसे ऐसा यूनिट पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो कि टेस्ला बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है ये। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वेबर है। ओम्स लॉ फेल्स टू अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या कॉपर वायर के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई होता है, यस बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। रजिस्टर के ऊपर अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के कंडक्टर पे होता है, यस एल्यूमिनियम के कंडक्टर के ऊपर भी होता है क्योंकि मेटलिक कंडक्टर है। ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ ये कहता है कि वो तमाम कंडक्टर जिनमें वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल है वन टू वन अनदर, तो वो सारे कंडक्टर्स क्या हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक कंडक्टर्स हैं। जो ग्राफ होगा इनका वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे करंट यहाँ पे वोल्टेज, तो यूं ग्राफ चलेगा ओमिक कंडक्टर्स का। तो सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। व्हाई, बिकॉज इनका वी और आई का जो रिलेशनशिप होता है वो नॉन लीनियर होता है। ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करते, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, सो नॉन ओमिक डिवाइस है ये। वो डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जिनका वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस भी हैं, वो भी एक बैच के अंदर जो है क्वेश्चन आया हुआ था कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं। ओम्स लॉ की दो लिमिटेशंस हैं, फिजिकल स्टेट कंडक्टर की चेंज ना हो, उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना हो। A radioactive sample has an initial mass of 80 grams and a half life of 5 years. How many grams of the sample remain after 15 years? So एक रेडियो सैंपल है जिसका इनिशियली मैस 80 ग्राम लिया गया, हाफ लाइफ उसकी 5 साल है। 15 साल के बाद कितना रह जाएगा, पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरी हैं। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे पहले। तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बनती हैं वो कैसे आएंगी, जो टोटल टाइम है उसको हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो 3 हाफ लाइफ गुजरती हैं, 3 हाफ लाइफ होगी। अब कितना रिमेनिंग होगा उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली या ओरिजिनल
इनटू 1/2 की पावर टी क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो गुजरी है, जो मैंने ऊपर निकाला है। सो एन नॉट कितना है, 80 ग्राम है इनिशियली। 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 हाफ लाइफ गुजर गई है। 1/2 की पावर 3 क्या होता है, 1/8, कैंसिल हो जाएगा, तो 10 ग्राम रह जाएगा। तो सिंपली कितना रह गया, ये 10 ग्राम रह गया। एक हाफ लाइफ के बाद 50% हो जाता है। सो 80 का 50 हुआ 40, एक और हाफ लाइफ गुजरी 40 से हो गया 20, एक और हाफ लाइफ गुजरी 20 से हो गया 10, तो पीछे 10 ग्राम रह गया। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस वोल्टेज from 220 volt to 11 volt. If the secondary coil has 20 turns, how many turns are on the primary coil? एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट से 220 वोल्ट से 11 वोल्ट होती है। इसका मतलब क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, सेकेंडरी कॉइल के अंदर 20 हैं। तो पता पूछ रहा है कि बताओ कि प्राइमरी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, प्राइमरी कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, अगर आप वोल्टेज की रेशो लेते हैं विद द नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर आप यहां पर Vp बाय Vs यूज करते हैं तो फिर यहां पर भी Np बाय Ns होगा, Np बाय Ns होगा। अगर मैं यहां पर रेशो में Vs को पहले और फिर Vp को बाद में लिखता तो फिर राइट साइड पे भी Ns बाय Np लिखता। सो एनीवेज, सो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर करता है। एंड स्पेसिफिकली उसका केस बनता है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि एक कॉइल के अंदर अगर आप फ्लक्स को चेंज करेंगे दूसरे कॉइल के अंदर वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। ये भी पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आया है, रीसेंट पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आया है। एनीवेज, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। सो मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने ये एनपी फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज यहां पर कितनी है, 11 वोल्ट है। एनपी मैंने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी जो है वो सिर्फ 20 है। कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 2 और 0 20, 20 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 400 टर्न्स आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अवर राइट आंसर, राइट। सो 400 टर्न्स आ जाएंगे। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो कितनी होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कब मैक्सिमम होगी, जब उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि जो फोर्स है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल बी साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब साइन 90 क्या होता है, 1, साइन 90 1 होता है। तो जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये मैक्सिमम होगा। किसके बीच का एंगल, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सो एक मैग्नेटिक फोर्स जो ऐड करिए ना करंट कैरिंग कंडक्टर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, मैक्सिमम कब होगी, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, व्हेन दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, परपेंडिकुलर अलाइनमेंट में पड़े हुए होंगे। द टर्म लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर का, लेजर किसके लिए स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है, राइट जी। अच्छा, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। विच इक्वेशन करेक्टली रिलेट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्टली रिलेट करती है लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v जो है ये लीनियर वेलोसिटी होती है, ये लीनियर वेलोसिटी आ गई। तो ये लीनियर वेलोसिटी आ गई मेरे पास, ठीक है। आर जो है वो क्या है, वो रेडियल डिस्टेंस है या रेडियस है, जो भी आप उसको नाम देंगे। वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरीके से a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। अगर इस एग्जाम में आया हुआ है फॉर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कहीं पे आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आ सकता है, तो दैट इज a, द लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, whereas alpha is equal to the angular acceleration. Impulse imparted to a body is equal to its change in, impulse जो है वो किसके इक्वल होता है,
इम्पल्स जो होता है वो लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, वो लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, याद रखिएगा आप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जब आप एफ क्रॉस टी कर देते हैं दूसरी तरफ तो क्या रह जाएगा, डेल्टा एम यानी मोमेंटम रह जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम रह जाएगा। तो ये इंपल्स है एफ क्रॉस टी जो है, सो लीनियर मोमेंटम की इक्वल। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम इन अ फ्लूइड स्ट्रीम द फ्लूइड प्रेशर इज लोवेस्ट वेयर द फ्लूइड स्पीड इज। तो बर्नौली थ्योरम के मुताबिक, बर्नौली का थ्योरम क्या स्टेट करता है, वो कहता है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज पी प्लस हाफ रो वी स्केयर वाला जो रिलेशनशिप है ये सारा, दैट विल रिमेन इक्वल टू अ कांस्टेंट के, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहां पे अब वापस आए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लूइड प्रेशर लोवेस्ट कहां पर होगा, फ्लूइड प्रेशर लोवेस्ट वहां पर होगा जहां पे स्पीड जो है आपकी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी। राइट, मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन, थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली सीजेज एट व्हाट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर थ्योरेटिकली ये जो टेम्परेचर है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो बनती है इसकी, वो बनती है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी इक्वल टू जीरो केल्विन, इज इक्वल टू जीरो केल्विन, इज इक्वल टू जीरो केल्विन। ठीक है, सो केल्विन के लिए क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में आप ऐड करते हैं ना 273, जब -273 प्लग इन करेंगे तो केल्विन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जीरो केल्विन हो जाएगा। जीरो केल्विन टेम्परेचर को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर मोशन जो होता है, काइनेटिक मोशन जो होता है या मॉलिक्यूलर काइनेटिक मोशन जो होता है वो सीज हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। सीजेस का क्या क्या मतलब है, ये मतलब है स्टॉप हो गया, इसको आप जीरो केल्विन कहते हैं। ये क्वेश्चन एक दफा एग्जाम में जब आया तो -273 डिग्री सेल्सियस के साथ भी वैल्यू प्लग इन थी वहां पर। आगे आ जाएंगे, the potential barrier for a silicon PN junction diode at room temperature is approximately, तो potential barrier की वैल्यू है for a PN junction diode made up of silicon, वो क्या होगी, तो सिलिकॉन से अगर बनेगा तो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर बनता है। और अगर जर्मेनियम से बनाया गया है उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को, जर्मेनियम यूज हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर पीएन जंक्शन बनाने के लिए, डायोड बनाने के लिए, तो 0.3 वोल्ट होगा। तो याद रखना है, बड़ा रिपीटेडली आया है एग्जाम में ये। विच फिनोमेना बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स को कौन सा फिनोमेना जो एक्सप्लेन करता है। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, जिनमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं कि परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना पोलराइजेशन का कहलाता है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है ना उनमें पोलराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर द टाइप ऑफ वेव्स which propagate in a direction parallel to the direction of propagation, तो वो पैरेलल होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो पोलराइजेशन का फिनोमेना है ये। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज प्रोपोर्शनल टू, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, स्केयर ऑफ के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दैट रिमेन्स कंजर्व एंड इट इज गिवन बाय 1/2 k x नॉट स्केयर, k इज द कांस्टेंट। ठीक है, 1/2 is constant, so E is directly dependent upon the square of the amplitude x naught, square of its amplitude पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is always equal to, कंजर्वेटिव फोर्स जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होती है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फील्ड वो है
तो जो उसमें जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी एग्जांपल है। तो उसमें टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, and it is independent of the path followed. It only depends upon the initial and the final positions or initial or the final points. Right, G? Right, G? So now moving on to the chemistry section of it, atmospheric pressure decreases as height, altitude. Atmospheric pressure पे क्या फर्क पड़ता है? Altitude increase करेगा, ठीक है, हाइट इंक्रीज करेगी तो प्रेशर जो है वहां पर क्या होगा, लोअर होगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा जितनी ज्यादा हाइट होती जाएगी। सो ऑप्शन बी जो है यहां पर करेक्ट चॉइस है। जितना ज्यादा आप ज्यादा हाइट पे जाते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, याद रखना। वेंडर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इन विच स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। वेंडर वॉल्स फोर्सेज क्या है, वेंडर वॉल फोर्सेज जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। तो गैसेस के केस में वो सबसे ज्यादा वीकर होती है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स इन अ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर दो लोन पेयर्स पड़े हुए हैं तो स्प्रेड आउट स्ट्रक्चर बनाएगा और 104.5 डिग्री का एंगल होता है। क्योंकि अगर मैं वाटर का जहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो दो ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पर है जो कि हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, लेकिन एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये पड़ा हुआ है। जब दो लोन पेयर पड़े हुए हैं इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी इनमें, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो इसकी वजह से जो एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है और 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। द कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो जो कार्बन एटम है मीथेन में, मीथेन के अंदर क्या होता है कि कार्बन एटम का आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने 4 इक्विवेलेंट सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर करेंगे ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन, अब जरा गौर से देखिएगा, H2SO4 में नहीं पूछ रहा, मैंने आपको एक जगह एक्सरसाइज में H2SO4 के अंदर पूछी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर सल्फेट आयन की पूछ रहा है। तो सल्फेट आयन क्या है, SO4 होल -2 है, तो आप 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, इसको -2 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, सल्फर का एक ही एटम है इसके अंदर, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 1 इंटू एक्स, एक्स कर लेते हैं प्लस, इसमें 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं इसमें, 4 हैं, और एक ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, वो -2 की होती है। इक्वल टू 0 नहीं किया ना, क्योंकि सल्फेट आयन है, आयन के ऊपर -2 का चार्ज है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 8, -2 + 8 क्या होता है, +6 होता है, +6 होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, नॉन मेटल के ऑक्साइड जब भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो हम फिजी ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ आर्टिफिशियल कलरिंग और फ्लेवर के साथ जो मिक्स किया हुआ होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2SO3। और जब मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं पानी के साथ तो वो बेसिस बनाते हैं, नहीं बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो MgOH होल ट्वाइस बनाएगा, बेस बनाएगा, ठीक है। तो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक, और ये जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं चार्ज नंबर बढ़ता है, जबकि नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा
स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जब स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो ये वजह है कि टॉप टू बॉटम एक ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और पीरियड के अंदर इंक्रीज करती है। पीरियड में क्यों इंक्रीज करती है, दोबारा सुन लें। नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाते हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो एटॉमिक नंबर क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मैरीन लाइफ रिमेन्स अलाइव अंडर फ्रोजन लेक सर्फेसेस इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ड्यू टू, जो एक्वेटिक लाइफ होती है जब टेम्परेचर -50 पे भी चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि नीचे ऊपर तो एक सॉलिड लेयर ऑफ आइस आ जाती है, लेकिन नीचे जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वाटर जो है वो जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है वाटर की जिसको आप एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। जब वाटर जो है वो अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ता है, तो जब वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच के एक्सपैंड करना शुरू करता है। और आइस जो है वो फिर उसकी वजह से क्या होता है, जब एक्सपैंड करता है डेंसिटी रिड्यूस होती है, आइस जो है वो टॉप पे आ जाती है, और वो जो आइस है वो एक एज एन इंसुलेटिंग लेयर ऐड करती है। नीचे जो लेयर्स हैं उस फ्रोजन आइस के नीचे की जो लेयर्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रुक जाता है, फ्रीज नहीं होती, फ्रीज नहीं होता वो पानी, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है या मैरीन लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर, कितने मोल्स जो है वो प्रेजेंट है इन 36 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएगा, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आ गया, मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम यहाँ पर कितना है, 36 है। वाटर का मोलर मैस कितना होता है, H2O 18 होता है, मुझे तो जुबानी याद है, आपको भी होना चाहिए। 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, एक ही एटम ऑक्सीजन का, तो ये हो गया 18, कैंसिल करेंगे 2 मोल्स बनते हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है आपने, परसेंटेज ऑफ मास निकालनी है नाइट्रोजन की इन यूरिया। तो जब भी आपने एक स्पेसिफिक मास परसेंटेज निकालनी है कंपाउंड के अंदर, आपने जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी होती है उसका मास कितना है उस कंपाउंड के अंदर, उसको आप ऊपर रखेंगे, टोटल मोलर मास को आप नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोलर मास ऑफ यूरिया निकाल लेता हूँ। सो मोलर मास क्या आएगा, CONH2 होल ट्वाइस, CONH2 होल ट्वाइस। तो एक कार्बन का एटम है, कार्बन का मास कितना होता है 12। ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। अब ये NH2 होल ट्वाइस है, NH2 होल ट्वाइस है, ये 2 था यहाँ पे, NH2 होल ट्वाइस है। सो दो नाइट्रोजन के एटम है, सो एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना है 14, 14 इंटू 2 कर लेंगे 28। दो हाइड्रोजन के एटम्स का मास 2 होता है, 2 इंटू 2 4, साथ में ये क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 ग्राम्स पर मोल, 60 ग्राम्स पर मोल बन जाएगा। गॉट इट जी। अब नाइट्रोजन के कितने इसके अंदर एटम्स हैं, नाइट्रोजन के इसमें 2 एटम्स पड़े हुए हैं, एक नाइट्रोजन का 14 है, तो नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा 2 इंटू 14। जब 2 इंटू 14 करेंगे तो टोटल मास उसका कितना आ जाएगा 28। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी बनेगी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बनेगी मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास। सो मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास इनटू 100। सो मास इन ग्राम्स उसका बना 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 60 ग्राम पर मोल जो मास है
वो टोटल मोलर मास है, यहाँ पे इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली ये 50% से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, 46.6% चॉइस बनता है। तो पेपर में अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और आप कंप्लीट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, जीरो जीरो के साथ आप कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा 3 ज़ा, यह आ जाएगा 5 ज़ा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। 28 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 140 आता है, ठीक है जी। 3 4 ज़ा 12, 2 और 0 20, 3 6 ज़ा 18, इतना भी कर लेंगे तो आपके पास चॉइसेस आ गई हैं। 2 है, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, ये आगे चलता रहेगा। 46.6%, तो ये मैंने आंसर मार्क कर दिया। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉमनली नोन एज। 7A ग्रुप के अंदर हेलोजेंस पड़े हुए होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो पेपर में आ सकता है, इनका नाम है सॉल्ट फॉर्मर्स। इनको कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स। रीजन क्या है, ये मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम मेटल के साथ जब क्लोरीन मिलता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स कहलाते हैं, हेलोजेंस हैं ये। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल नोबल गैस। नोबल गैसेस का ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, ग्रुप 8 से वो बिलोंग करती हैं, ग्रुप 8A से वो बिलोंग करती हैं। आउटर मोस्ट शेल उनका कंप्लीट होता है, यही वजह है कि उनको नोबल गैसेस कहते हैं, बिकॉज दे आर हाईली अनरिएक्टिव। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नोबल गैसेस जो हैं उनको नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं, यानी नॉन रिएक्टिव क्यों होती है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। हीलियम जो है ना, हीलियम वाहिद आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, यानी उसके उसका पहले ही शेल होता है, क्योंकि और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। उसका क्या कंप्लीट होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, बाकी जो नोबल गैसेस हैं उसके अलावा नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, एक्सेट्रा, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट किस में कंप्लीट है, 1s2 2s2 2p6 पे कंप्लीट होता है। नहीं भाई, ये तो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है 1s2 2s2 2p6, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। इसका अटोमिक नंबर क्या बनता है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 अटोमिक नंबर वाली जो नोबल गैस है वो नियॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। ये देखें ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसके आप एल शेल की बात करते हैं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, उसके एस में 2 और पी में 6। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 1A और द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं? नहीं, ग्रुप 1A के अंदर अल्कली मेटल्स हैं और ग्रुप 2 के ए के अंदर अल्कलाइन मेटल्स हैं। तो अल्कली मेटल जो है ये कहलाते हैं। हेलोजन तो भी मैंने ऊपर बताया था, हेलोजन तो मैंने भी आपको ऊपर बताया कि 7th A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन और इथाइलिन प्रोड्यूसेस पीवीसी, पोलिएस्टर, पोलीइथाइलिन। यहां से पता चल रहा है पोलीइथाइलिन असल में क्या, पॉलीथीन है। जो प्लास्टिक बैग्स बने हुए होते हैं जिनको आप शॉपर्स कहते हैं, जो शॉपिंग बैग हैं प्लास्टिक के, वो इसी से बने हुए होते हैं। और एडिशन पोलीमराइजेशन जो होती है इथीन के मोनोमर्स की, ठीक है, यानी CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इसका मोनोमर है, इसकी एडिशन पोलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमर पॉलीइथाइलिन बनता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉलीथीन कहते हैं। ये वजह है कि इन प्लास्टिक बैग्स को पॉलीथीन बैग्स कहते हैं, राइट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल व्हाट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स और क्लोराइड्स। परमानेंट हार्डनेस वो होती है, ठीक है, कि जो क्या होता है कि जो कि रिमूव नहीं होती, और ये CaCl2, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से होती है। यानी CaCl2 आ गया, वो पड़ा हुआ हो, ठीक है, कैल्शियम का सल्फेट पड़ा हुआ हो, मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा हुआ हो, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ हो, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ हो, राइट। तो ये परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस तो बहुत इजी है ना, वो तो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, राइट। इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन एक पेपर में जियोलाइट्स का आया है कि सोडियम जियोलाइट का क्या यूज है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर।
Which of the following gas law state that volume is directly proportional to the temperature at constant pressure? चार्ल्स लॉ ये कहता है, ये तो बहुत आसान है, ये तो मेट्रिक का कॉन्सेप्ट है. V proportional to T, volume is proportional to temperature, provided the pressure is kept constant. The maximum number of electrons that can be accommodated in the D subshell. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में आ सकते हैं वो कितने हैं? 10 आ सकते हैं. डी में 10, एफ में मैक्स 14 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं. A substance that increases the rate of a chemical reaction without undergoing permanent chemical changes. वो सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है और खुद केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, वो कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है? सो एक मॉक के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि कैटलिस्ट वर्क्स बाय डैश, वहां पर आंसर बनता था बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की उसको रिड्यूस कर देता है ताकि रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाए. ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज. ऑक्सीडेशन जो है उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है. पहली डेफिनेशन तो उसकी नाम में ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सेकंड क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड क्या है? गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. फोर्थ क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. भाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो ही गेन आएगा ना पॉजिटिव चार्ज का. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है. ये तो गलत है. ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो गेन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आएगा. मैंने आपको ऑक्सीडेशन की सारी डेफिनेशन बता दी, ठीक है ना. तो गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आएगा. क्वेश्चन 20 पे चलते हैं. व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ कंप्लीटली न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस? कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, एक्वस यानी वाटर सॉल्यूशन हो एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसका पीएच प्योरली न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है. 7 जो है वो उसका पीएच की वैल्यू होती है. राइट जी. Like, comment, and subscribe.